हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान। तो इसके कुछ पार्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करके आप देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी अपलोड किया जाता है। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का अपना अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है। तो आप वहां से फॉलो जाके कर सकते हैं और इसका पीडीएफ और करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ ले सकते हैं फ्री में। तो आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक बार हम विषय सूची देख लेते हैं इसमें कहाँ तक कर चुके हैं। तो इसके कुछ पिछले वीडियो में हम प्राचीन बिहार, पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार भी कर चुके हैं और आधुनिक बिहार भी हम इसमें कर चुके हैं। तो मुगल शासन काल बिहार में और बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, आधुनिक बिहार तक हम कर चुके हैं। तो चलिए इसके कुछ पार्ट जो बचा हुआ था आधुनिक बिहार में, तो इसके कुछ पार्ट को हम करते हैं। यानी कि अब जो होगा सो आधुनिक बिहार इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसके यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ बिहार में, तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ टॉपिक बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के यहाँ से। तो आज हम लोग को पढ़ना है, स्वराज दल पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग को पढ़ना है साइमन कमीशन का बहिष्कार कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत में आया था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन भारत आया था? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था। एक आयोग भारत में मोंटफोर्ड सुधारों की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग भारत में मोंटफोर्ड सुधारों की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था, जिसके सभी सदस्य गोरे थे। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर 12 दिसंबर को आयोग के पटना पहुंचने पर तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। काले झंडा दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार हुआ। किस झंडे से विरोध किया गया था? तो काले झंडे दिखाकर बहिष्कार किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ था। तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ, जिसके अध्यक्ष थे कौन? नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर
और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। एक ओर जहां इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा, वहीं दूसरी ओर इन्होंने किसानों और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रही। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इन गतिविधियों में बहुत बड़े पैमाने पर रहे। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। इन नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान सर्वस्व त्याग का ज्वलंत आदर्श देशवासियों के समक्ष रखा। ऐसे ही उद्देश्यों से प्रेरित एक अन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था। जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुआ था। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक जो हुआ पटना में हुआ था 20 अक्टूबर 1940 को। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक ही इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किए जा चुके थे। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और मार्च 1942 तक के इसके प्रमुख नेता बिहार में कैद किए गए थे। जो इस संगठन में जो भाग लिए थे, इस सभी नेता को बिहार में 1942 में इस सभी नेता को कैद कर दिया गया। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित हुआ था तथा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ हुई 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया और 5 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया, शुरू किया। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के बेरी दरभंगा निवासी, इस सत्याग्रह में बिहार के बेरी दरभंगा निवासी एवं गांधी जी के निकट सहयोगी श्री गिरिवधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू, जिन्होंने बापू के साथ साबरमती आश्रम में काफी समय बिताया, बापू के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करने वाले 78 स्वयंसेवकों में गिरिवधारी चौधरी बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बापू के यानी महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जब चले तो 78 स्वयंसेवकों में गिरिवधारी सिर्फ ऐसा एक व्यक्ति था जो बिहार से प्रतिनिधित्व थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। प्रायः इसी समय मुंगेर, भागलपुर, सारण में चौकीदार कर का भी विरोध किया गया। चौकीदार कर यानी कि चौकीदारी नाम से टैक्स वसूला जाता था, उसका भी विरोध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जगत नारायण लाल, सारण में गिरीश तिवारी और चंद्रिका सिंह आदि सम्मिलित थे। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, रामनंदन सिंह आदि, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह आदि ने किया था।
ये सभी ने आंदोलन किए। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व पटना में जो नेतृत्व कर रहे थे वो जगत नारायण लाल थे, सारण जिला में गिरीश तिवारी और चंद्रिका सिंह थे, उसके बाद मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह, रामनंदन सिंह आदि थे, और मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह नेतृत्व कर रहे थे। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ तथा 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने लगा दिए, धरने का प्रस्ताव रख दिया। इसी आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए भी आंदोलन हुए। यानी कि इसी आंदोलन के क्रम में, इसी आंदोलन के समय में बिहार में चौकीदारी कर यानी चौकीदारी टैक्स बंद करने के लिए भी आंदोलन हुए। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1932 को समस्त बिहार यानी कि पूरे बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया। 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया यानी कि सपोर्ट किया तथा बिहार में यह आंदोलन स्थगित हो गया यानी कि दब गया। नखास पिंड आंदोलन। नखास पिंड आंदोलन कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में नमक कानून भंग करने में रहा। नखास पिंड आंदोलन का योगदान विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में जो नमक कानून भंग करने में रहा, इसका योगदान। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में है। नखास पिंड नामक स्थान कहाँ है? तो पटना जिला में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया। यानी कि नमक सत्याग्रह जो था आंदोलन वो चलाने का संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में ही रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे लोगों में उत्तेजना फैल गई, जोश फैल गया और पुलिस से उनका संघर्ष हो गया, यानी कि पुलिस से भी फिर गए। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। यानी कि इसी बीच दूसरी तरफ से, यानी कि एक तरफ से जब पुलिस घेर लिया तो दूसरी तरफ से कुछ लोग गए और जत्थे नखास पिंड पहुंचे गए और नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी इत्यादि थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है ये आंदोलन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 5 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 5 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि मान लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 8 अगस्त को जब ये स्वीकार कर लिया तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह गांधी जी करो या मरो का नारा दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी किया, नोटिस जारी किया और कहा कि कांग्रेस को गैर कानूनी संगठित घोषित कर दिया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद मथुरा 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे 9 अगस्त 1942 को। जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन को संगठित करने में सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी आदि ने इस आंदोलन को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों ने एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला, पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। छात्रों के इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। छात्रों के इस कार्रवाई पर, यानी कि छात्रों के जो यह विरोध था, यह आंदोलन था, छात्रों की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी था W.G. आर्चर आदेश दिया पुलिस को और पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार शहीद हो गए तथा अनेक छात्र घायल हुए। 7 मरे और अनेक छात्र घायल हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हो गया। इस स्मारक का शिलान्यास जहां बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस स्मारक का जो शिलान्यास हुआ वो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों 15 अगस्त 1947 को शिलान्यास हुआ। वहीं इसकी औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में हुआ। वहीं इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में किया गया। यह हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 के हुआ था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। शहीद थे उमाकांत प्रसाद सिंह उर्फ रमन जी, निवासी थे नरेंद्रपुर, सारण के नरेंद्रपुर गांव था और सारण जिला पड़ता था। रामानंद सिंह शहादत नगर वर्तमान धनरुआ पटना में पड़ता है। सतीश कुमार झा जो खरहरा भागलपुर में स्थित है और जगदीश कुमार खराटी ओबरा थाना औरंगाबाद में पड़ता है और देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर में पड़ता है और राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण निवासी थे और राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के निवासी थे। इस गोलीकांड के विरुद्ध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। इस गोलीकांड के विरुद्ध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल यानी कि पूरे बंद बिहार किया गया था। उसी दिन शाम में कदम कुआं पटना स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित किया गया। जब उसी शाम में कदम कुआं कहाँ है तो पटना में उसी के स्थित कांग्रेस मैदान आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्य को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी।
बिहार के समाज सेवियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर नेपाल के हनुमान नगर में शरण लिए थे। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवक को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ। यानी कि जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवक थे, उस सबको छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित हुआ। नेपाल में ही आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। आज़ाद दस्ते का गठन नेपाल में किया गया। 1943 ईस्वी के मार्च अप्रैल में नेपाल में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ था। 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किया गया, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी लोग थे, जिनके नाम इस प्रकार पढ़ते हैं: राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल और रामानंदन मिश्र और सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह और गंगा शरण सिंह आदि ये सम्मिलित थे आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में। 1943 के अंत तक यह आज़ाद दस्त सक्रिय रहा। यानी कि 1943 के अंत तक यह आज़ाद दस्त एक्टिव था, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल सरकार के द्वारा इन राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह शिथिल पड़ गया, यानी कि धीमा पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में एक्टिव रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया था यानी कि कांटेक्ट करने का प्रयास किया। हालांकि यह संभव नहीं हो पाया। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। 1942 के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आ गया। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को लहराने की कोशिश में जब तिरंगा फहराने की कोशिश की गई तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए, यानी कि पुलिस की गोलियों से मर गए। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिए और चंपारण में एक पृथक सरकार यानी कि एक अलग सरकार बना डाली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया। जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। फिर मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने के क्रम में यानी कोशिश किया गया तो श्याम बिहारी लाल भी मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश किया जाता था कि उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाता था पुलिस के द्वारा। डुमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि के पुलिस ने गोली मार दी। डुमराव में ऐसे ही प्रयास कर रहे थे कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर तना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू,
हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में यह कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारों और संगठित कर ली गई। गांव में पंचायती और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें असंगठित कर ली गई। गांव में पंचायती और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी। गांव में पंचायती और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समानांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बना लिए गए थे। 8,783 को सजा हुई थी। 8,083 को कुल 15,000 व्यक्ति को बंदी बनाया गया और 8,783 को सजा हुई और 134 व्यक्ति को मारे गए और 362 व्यक्ति घायल हुए, जिसने अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया। सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य मजबूर कर दिया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। जब 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल किया गया तो युद्ध की समाप्ति, जब युद्ध समाप्त हुआ तो पुनः चुनाव हुए। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता के प्राप्ति यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और मजदूर दल सत्ता में आया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ था। कब? 1945 में, और मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उपाय सुझाए गए। दिखाए गए, बताए गए, लेकिन प्रस्तावों को सामान्य स्वीकृति नहीं मिल पाया। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण, देश भर में तो चुनाव हुआ लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध रहने के कारण सरकार निर्माण में आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची। सरकार निर्माण करने यानी कि सरकार बनाने में शुरुआत में बहुत बाधा पहुंची, परंतु अंततः 2 दिसंबर 1946 को अंतिम में बाधा तो हुआ। शुरुआती दौर में कोई भी चीज में तो बाधा होता है, बहुत बाधा विघ्न आता ही है, कष्ट झेलना ही पड़ता है, लेकिन अंततः 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, शामिल हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्रता भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र यानी कि आज़ाद भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष बने।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन यानी कि बंटवारा के प्रश्न पर समझौता हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में परिवर्तित हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय नेताओं द्वारा संविधान बनाया गया, वह सब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और साथ ही बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में परिवर्तित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वयंसत्ता लागू करने का फैसला हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही तहत प्रांतीय स्वयंसत्ता लागू करने का फैसला किया गया ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई। इसके बाद सभी पार्टियां जो चुनाव की तैयारी में लग गए। 1935 में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में 1935 में कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती धूमधाम से 1935 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में स्वर्ण जयंती धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के बाद प्रतिबंधों के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामदयालु सिंह ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य यानी कि 22 से 27 जनवरी 1937 के बीच मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो गया। यानी कि 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडलों में क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गया, यानी कि चुनाव हो गया। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे। इसमें कांग्रेस के तरफ से जो खड़े हुए प्रत्याशी थे वो 107 थे, जिनमें 98 प्रत्याशी विजय रहे। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, यानी कि दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। 17 से 18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली में बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। 17 से 18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांतों में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर M.G. हैलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह को जब मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण भेजा गया तो श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर M.G. हैलेट से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान
को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। 1 अप्रैल 1936 को गठित इस मंत्री परिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त बहाव अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल हुए थे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी से सरकार बनाने का फैसला किया। फलतः मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी आदि शामिल थे। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत को इस युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिए, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। फलतः सभी प्रांतों में सरकार का विघटन हो गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ। इस बार विधानसभा की 152 सीटों में कांग्रेस को 98 और मुस्लिम लीग को 34 और मोमीन को 5 और आदिवासियों को 3 तथा निर्दलीय को 12 सीट मिले थे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव हुए। इस बार विधानसभा की 152 सीटों की चुनाव हुआ था 1946 में, और 98 सीट जो था कांग्रेस को मिला और मुस्लिम लीग को 34 और मोमीन को 5 और आदिवासियों को 3 और निर्दलीय को 12 सीटें मिली थी। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया तथा देश भर में दंगे भड़क उठे। बिहार में भी दंगों का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर आदि इलाकों में भी दंगों का ज्यादा प्रभाव रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगे पर काफी दुख व्यक्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। दिसंबर 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की
अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो ये काफ़ी मोस्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग का पता होगा, आप लोग एग्जाम दिए हैं तो काफ़ी यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो इस पर फोकस करेंगे। की अध्यक्षता में, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। तो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, इसमें शामिल यानी इसमें भाग नहीं लिए। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। इस बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए। इसी बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। जब 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार में एंट्री किए तो बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे तो प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया तथा आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया तथा आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। तो कब हुआ भारत और पाकिस्तान अलग? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाई गई। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाई गई। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री जयराम दास दौलतराम तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल बिहार के तो श्री जयराम दास दौलतराम तथा मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, तो इसके कब कब अधिवेशन हुआ कांग्रेस में, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। उसके बाद 1922 में 38वां अधिवेशन 1912 के बाद 1922 में 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ? गया में। उसके बाद जिसकी अध्यक्षता 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्ष थे R.S. मधोलकर। 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ वर्तमान झारखंड में हुआ और इसका अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान रहा। स्वतंत्र आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इस दल के कार्यक्रम में
इस दल के कार्यक्रम में 4 बातें मुख्य थी। वो कौन कौन सी तो चलिए पढ़ते हैं। धन संचय करना, शस्त्र संचय करना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन। यानी कि दल कार्यक्रम में 4 बातें मुख्य कही गई थी कि धन को संचय यानी कि धन दौलत को इकट्ठा करना, एब्जॉर्ब करना, शस्त्र यानी कि हथियार चलाना, संचय करना, हथियार को इकट्ठा करना, और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेना यानी कि शस्त्र चलाने आना चाहिए तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए भी जन संगठन करना आना चाहिए। ये 4 बातें कही गई थी जो मुख्य थी। बिहार के प्रारंभिक यानी कि शुरुआती क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। बिहार के प्रारंभिक यानी कि शुरुआती क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906 से 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था। इन्हीं तीनों लोगों ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज थे D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास इन दोनों ने किए थे, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। हत्या करने दोनों निकले थे मुजफ्फरपुर के जिला D.H. किंग्सफोर्ड की, और धोखा से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस से जान बचाने के चक्कर में प्रफुल्ल चाकी ने खुद से आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद से पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और गिरफ्तार 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके। 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसके संचालन का भार 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से BN कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। इसके संचालन का भार जो था अप्रत्यक्ष रूप से BN कॉलेज के एक छात्र थे बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठन की थी। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता थे सचिंद्रनाथ सन्याल, रास बिहारी बोस और हिरनयम बनर्जी, वासुदेव भट्टाचार्य, बंकिम चंद्र मित्र आदि थे। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्रनाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें 3 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई थी। इसी प्रकार से भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फनी भूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। इस संघ में शामिल लोगों में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा और कृष्ण वल्लभ सहाय और ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बोनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना किया गया।
पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण सिंह के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास का नाम महत्वपूर्ण है। बिहार के महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास का नाम जो है सो बिहार की महिलाओं में क्रांतिकारियों में महत्वपूर्ण है। 28 जून 1931 को पटना में भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे एवं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि दिल्ली के केस में षड्यंत्र के तौर पर ये दोनों को गिरफ्तार कर लिए गए। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी। चंद्रमा सिंह ने 9 नवंबर 1932 को। नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में हुआ। तो नंगी हड़ताल के बारे में पढ़ते हैं क्या था और कैसे हुआ। नंगी हड़ताल 1930 में हुआ और 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात, यानी कि 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद स्वदेशी के प्रचार, यानी कि स्वदेशी यानी कि खुद के देश का वस्त्र का प्रचार और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई, इतनी ज़्यादा हो गई कि छपरा जेल में कैदी सब जो था विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय कर लिया। यानी कि विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया और बहिष्कार करना शुरू कर दिया और कहा कि हमें स्वदेशी कपड़ा चाहिए और नहीं तो हम नंगे बदन रहने का निश्चय करते हैं। कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। जब यह कई दिनों तक नंगी हड़ताल में खड़े रहे, सभी जुटे रहे, तो कुछ दिनों के बाद तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए जाने लगे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। चौकीदारी कर यानी कि चौकीदारी टैक्स जो था बंदी आंदोलन 1930 में हुआ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का पूर्व स्थल यानी मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार के मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट है, यह आंदोलन मई 1930 में आरंभ हुआ था। यह जो आंदोलन हुआ था मई 1930 में शुरू हुआ था। सबसे पहले मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। यानी कि कर नहीं देने के लिए लोगों को उकसाया गया कि कर नहीं देना। इसे इनकार या प्रतिरोध करने वालों को बहिष्कार किया गया। जो इस टैक्स से जो इनकार कर दिया या प्रतिरोध करने वालों का बहिष्कार किया गया। बेगूसराय गोलीकांड 1931 ईस्वी में हुआ था। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे जोश व उत्साह से मनाने का निर्णय किया गया। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस यानी कि फर्स्ट बार स्वाधीनता दिवस पूरे जोश व उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के पढ़ास वर्तमान सुहृदनगर से एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ था। यह जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इस गोली कांड में 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इन शहीदों में भैरवार के चंद्रशेखर सिंह, वंदवार के रामचंद्र सिंह और रतनपुर के छठू सिंह और पहसारा के बनारसी सिंह शामिल थे।
2 अन्य शहीदों के नाम अज्ञात हैं। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ था। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ था। बरहिया ताल वकासत आंदोलन, बरहिया ताल या वकासत आंदोलन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वकासत भूमि की वापसी के लिए यह आंदोलन चला था। तो वकासत भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिलांतर्गत बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से वकासत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास किया गया था। वकासत भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। यानी कि वकासत भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण, मान लीजिए कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से मंदी पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, रुक जाता है, उसमें फसल अच्छा खासा नहीं होता है, तो उसी लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का क्या योगदान रहा, तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। 1917 ईस्वी में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे। बिहार में 1918 ईस्वी के अंत तक लगभग 97% लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योगों अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि के पद्धति में भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी, यानी कि पुरानी व्यवस्था से ही खेती की जा रही थी, नहीं कोई टेक्निकल थी उस समय, और भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषण मूलक थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, यानी कि बाध्य किया जाता था, उकसाया जाता था नील की खेती के लिए। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी, यानी कि नील की खेती था जो किसानों के लिए बहुत हानिकारक थी। आरंभ में यानी कि शुरुआती में नील की खेती बिहार के चावल उपजाने वाले क्षेत्र में ही सीमित रही, किंतु बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी। फलतः यानी कि इसके बाद नील बागान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। कतिपय कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई और कृषक वर्ग निर्धन होता चला गया। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए तथा उनकी भूमि आदि साहूकारों एवं जमींदारों के पास चली गई। इन्हीं परिस्थितियों ने ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ही ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिल पाई, परंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ तथा कृषकों के समर्थक नेता के रूप में गांधी जी की प्रसिद्धि मिली। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण रहा। भूमि संबंधी यानी कि भूमि से रिलेटेड मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण रहा, उनका भूमिका महत्वपूर्ण था। उन्होंने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया तथा कृषकों को जागृत यानी कि जगाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो का नारा के आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो को नारा के आलोक में बिहार में कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया।
उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासतों तथा बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। गया सारण जिले की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। गया सारण जिले की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी, ज़्यादा खराब स्थिति था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह में भाग लिए थे। 1930 ईस्वी में समस्त बिहार में चौकीदारी कर यानी कि चौकीदारी टैक्स नहीं दो अभियान चला। 1930 में समस्त बिहार में यानी कि पूरे बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला, जो काफ़ी सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। 1930 ईस्वी के दशक के आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। 1930 के दशक के आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को काफ़ी प्रभावित किया। उनकी स्थिति और गंभीर हो गई और स्थिति खराब हो गया। गोपालगंज के भोरे और कटाया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। भोरे और कटाया में काफ़ी स्थिति गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थानों पर आक्रमण भी किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों में आंदोलन हो रहा था। मई 1931 ईस्वी में जहानाबाद में हुए किसान आंदोलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उस समय शाहाबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय यानी एक्टिव थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति भी नियुक्त किए थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति की नियुक्त किया था। किसने? तो कांग्रेस ने, जिसके अन्य सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय तथा राजेंद्र मिश्र थे। जिसके सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय तथा राजेंद्र मिश्र थे। इस जांच समिति के गहन प्रचार से कुछ जमींदारों ने डरकर लगान में काफ़ी छूट भी दी। इन जांच समिति के गहन प्रचार के कुछ जमींदारों ने डरकर लगान में काफ़ी छूट दे दी। 1932 में दोबारा शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया और शिवहर, वेलसंड, बैरगनिया, तारापुर, मुंगेर आदि थानों पर आक्रमण भी हुआ। बिहार में कृषकों को सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता स्वामी सहजानंद थे। सहजानंद सरस्वती एवं उनके सहयोगी ने किसानों में राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखा और किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया था। सहजानंद सरस्वती किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की। सहजानंद सरस्वती किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की। केवल सन 1933 ईस्वी में ऐसी 117 सभाएं आयोजित की गई जिनमें वह स्वयं उपस्थित हुए। केवल सन 1933 में ही ऐसी 117 सभाएं आयोजित की। 1933 में सहजानंद कुल 117 सभाएं आयोजित की जिनमें से वह स्वयं उपस्थित रहे। 1933 के आरंभ में 1933 के शुरुआत में किसान सभा के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किया गया। इससे किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई और मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। यानी कि किसानों ने एक सभा टैक्स निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान यानी कि टैक्स नहीं देंगे। पटना की सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। पटना के सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा भी कर दी कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। मधुबनी में मार्च 1933 के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा के एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा के महाराजा ने ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा में एक महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया और इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों के निर्विवाद नेता बन गए।
इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों को निर्विवाद नेता बन गए। 1935 ईस्वी 1935 ईस्वी तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 हो गई। 1935 ईस्वी तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 80,000 हो गई। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 ईस्वी तक किसान सभा बिहार का एक ही शक्तिशाली एवं वामपंथी संगठन बन चुकी थी। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 ईस्वी तक किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली एवं वामपंथी बन चुकी थी। कब? 1935 ईस्वी तक। 1937 ईस्वी में अंततः बकास्त जमीन को लेकर वामपंथी एवं कांग्रेस के मध्य यानी कि वामपंथी एवं कांग्रेस के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह सामाजिक वर्गों के मध्य स्पष्ट संघर्ष था जिससे किसानों एवं ब्रिटिश सरकार के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1938-39 तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती के समय कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष और तनाव कम हो गया था। 1938 से 1939 ईस्वी तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा। 1938 से 1939 ईस्वी तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफी संघर्ष करना पड़ा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के यानी कि विश्व युद्ध के शुरू के समय कांग्रेसी सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष और तनाव कम हो गया। 1940 ईस्वी के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भूमि अस्थायी प्रबंध या जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही। 1940 ईस्वी के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपनी चुनाव उद्घोषणा पत्र में भूमि अस्थायी प्रबंध या जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही। इससे एक ओर जमींदारी को अपने काश्तकारी अधिकार से वंचित होने का भय हो गया, दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों का यह भय हो गया कि ब्रिटिश राज का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 के पश्चात कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। 1946 के पश्चात यानी 1946 के बाद कांग्रेस सरकार फिर पार्टी में आई। इससे किसानों को आशा हो गई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 ईस्वी में बिहार किसान वकास्त मालगुजारी की दर की कमी के पुराने मुद्दों पर 1946 ईस्वी में बिहार के किसान वकास्त मालगुजारी की दर की कमी को पुराने मुद्दों पर पुनः संगठित हो गए। बकास्त के प्रश्न पर बिहार के विभिन्न भागों में बृहत पैमाने पर कृषक विद्रोह आरंभ हो गया। इस समय किसानों का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और आंदोलन में वामपंथी दल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे यानी कि एक्टिव भूमिका रोल निभा रहा था। किसान उत्साहित होकर यानी कि खुशी होकर एक्साइटेड होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे और जमीन जोतने लगे, जिससे आंदोलन का स्वरूप हिंसक हो गया यानी कि जिससे आंदोलन का स्वरूप हिंसक में बदल गया। किसान एवं जमींदारों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा था भोली जिन्स में लगान भुगतना। भूमि का नगदी यानी कि नगद लगान भुगतान तथा भूमि में परिवर्तन। किसानों ने इन जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में अनेक हिंसात्मक संघर्ष हुए। कांग्रेस सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के उपबंध अत्यंत कठोर थे। एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता था जहां वकास्त संघर्ष चल रहा हो।
एक बार और पढ़ लेते हैं। कांग्रेसी सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के उपबंध अत्यंत कठोर थे। एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता था जहां बर्खास्त संघर्ष चल रहा हो। दरभंगा और बेगूसराय में सबसे ज्यादा संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए। इसके बावजूद किसानों ने हार नहीं मानी और संघर्षरत रहे। कहते हैं ना कि संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती, तो वही यहाँ पे नियम लागू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो वीडियो छोटा रहेगा तो बार बार देखने में भी अच्छा रहेगा, और वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको रोक रोक कर बार बार रिवीजन करने में अच्छा नहीं लगता है और इरिटेट सा भी फील होने लगता है। तो मिलेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान कैसे रहा, तो इसी टॉपिक से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे रिलेटेड और अन्य सारे बुक कवर करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो सारी उपलब्ध हो सके सही समय पर। तो एक सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का, तो वहाँ आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।